बच्चियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बच्चों, अर्थशास्त्र का पहला अध्याय, अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको हम पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। और उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो नीचे मेरी वीडियो में दिया गया है। तो बच्चों, उन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ना, तो उससे आगे क्या है कि आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम जो पार्ट चौथा है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो आइए, आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। तो बच्चों, आर्थिक विश्लेषण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक विश्लेषण की जो विधियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 विधियों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर और उपकरण व दिशा के आधार पर। तो बच्चों, जो निर्भरता के आधार पर है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आंशिक और सामान्य विश्लेषण। समय तत्व के आधार पर जो आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक। तो इन सब को हम पार्ट जो चौथा है वीडियो उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो उसको आप पढ़ना, अच्छे से देखना, समझना और फिर पार्ट 5वां सुनना। तो पार्ट जो आज 5th है उसके अंतर्गत हम उपकरण व दिशा के आधार पर जो आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों, उपकरण व दिशा के आधार पर इन जो विधियाँ हैं, कौन सी आर्थिक विश्लेषण की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निगमन विधि, दूसरी है आगमन विधि। तो अब निगमन विधि और आगमन विधि, ये दोनों विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन विधियों को ध्यान से सुनना और समझना तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब निगमन विधि का जो उपकरण है वो है तर्क, और इसकी दिशा निगमन विधि की है सामान्य से विशेष की। और आगमन विधि का जो उपकरण है क्या है? तथ्यों एवं समंक, और दिशा है विशेष से सामान्य। तो बच्चों, उपकरण व दिशा के आधार पर जो निगमन विधि है और आगमन विधि, ये दोनों विधियां क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं। अब ये पूरक कैसे हैं? उपकरण व दिशा के आधार पर जो 2 विधियां हैं, निगमन विधि और आगमन विधि, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? पूरक है। अब ये पूरक कैसे हैं ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो अब निगमन विधि, तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों निगमन विधि। तो निगमन विधि को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अनुमान विधि। अनुमान यानी कि स्वयं सिद्ध और ज्ञान के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, तर्क दिया जाता है। तो निगमन विधि को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अनुमान विधि। अब निगमन विधि के जो उपकरण है, जो तर्क है, तर्क दिया जाता है यानी कि किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानना, समझना, फिर उसके बारे में बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो उपकरण क्या है? इसका तर्क है। और इसकी निगमन विधि की जो दिशा है सामान्य से विशेष की ओर। तो बच्चों, निगमन विधि आर्थिक विश्लेषण, जो निगमन विधि है आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है। निगमन जो विधि क्या है? आर्थिक विश्लेषण की, जो आर्थिक विश्लेषण है, आर्थिक जो घटनाएं होती है उनका विश्लेषण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए ये सबसे पुरानी विधि कौन सी है? निगमन विधि, जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई, किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई है के आधार पर जो आर्थिक विश्लेषण दिया जाता है, विशेष व्यक्तिगत इकाई के अंतर्गत जो आर्थिक विश्लेषण किस विधि के आधार पर दिया जाता है? तर्क विधि के आधार पर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? निगमन विधि के अंतर्गत। अब जो निगमन विधि के अंतर्गत बच्चों किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई, अब यहाँ पर जो एक विशेष व्यक्तिगत इकाई
का संबंध किससे लिया गया है? इसमें लिया गया है कि विशेष व्यक्तिगत इकाई जो भी आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि एक उपभोक्ता है, विशेष एक उत्पादक है, तो ये आर्थिक जो व्यक्तिगत इकाई है, आर्थिक विश्लेषण, इनका जो अध्ययन किया जाता है तो कैसे किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? तर्क विधि के आधार पर किया जाता है। अब निगमन विधि का जो अध्ययन का आधार सामान्य सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। सामान्य जो सत्य है के आधार पर किसका पता लगाते हैं? विशिष्ट सत्य का। क्यों? क्योंकि इसका जो दिशा है, किसकी दिशा? निगमन विधि की जो दिशा है वो सामान्य से विशेष की ओर है। अब इसी विधि के अंतर्गत आर्थिक विश्व की जो सामान्य मान्यताओं एवं स्वयं सिद्धि बातों को आधार मानकर तर्क की सहायता से निष्कर्ष निकाल जाता है। अब बच्चों देखो, सामान्य मान्यताओं, यहाँ पे जो सामान्य मान्यता क्या है, हम एक आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे, और स्वयं सिद्धि बातों, यानी कि सामान्य मान्यता और स्वयं सिद्ध मान्यता कि हम स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, हम स्वयं विवेकशील होने के कारण स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, और स्वयं सिद्ध बातों के आधार पर तर्क की सहायता से निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका जो तर्क का क्रम कैसा है बच्चों? सामान्य से विशिष्ट, जो हमने पहले भी कई बार बता दिया है कि जो निगमन विधि का जो तर्क है उसका क्रम कैसा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बच्चों अब जो उदाहरण है एक, जैसे कि मनुष्य क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस तरह से तर्क होता है, किस तरह से विश्लेषण किया जाता है व्यक्तिगत इकाई का, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि मनुष्य क्या है, एक मरणशील प्राणी है। कि यह हम सब जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो एक ना एक दिन वो मरता भी है, तो मरणशील प्राणी है। यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है जो कि हम सब स्वयं जानते हैं कि ये एक सत्य है। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से मोहन भी एक मनुष्य है। मोहन क्या है? यहाँ एक मनुष्य है। इस तर्क के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मोहन भी एक मरणशील है, एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे जो मोहन है, अब इसको हम अर्थशास्त्र में जब प्रयोग करेंगे इस उदाहरण का, तो एक स्वयं सिद्ध बात है कि सभी मनुष्यों का व्यवहार सामान्यतः कैसा होता है? विवेकशील। तो एक हम ये जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक प्राणी है। अब ये और वो मोहन भी यहाँ एक क्या है? मनुष्य है। तो एक सब जानते हैं और सब स्वयं सिद्ध बात है, इसको सब जानते हैं। तो मनुष्य होने के कारण उसका जो व्यवहार है सामान्यतः कैसा होता है? विवेकशील होता है। अब जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि जब 50 कीमत है, जिसकी कीमत वाजिब, जो कितनी कीमत होनी चाहिए वो कीमत ना देकर वो ज़्यादा कीमत चुकाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य का जो व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार, उसका कैसा है? सामान्यतः विवेकशील होता है सभी मनुष्य का। और सभी मनुष्य जैसे प्रत्येक मनुष्य क्या उपभोक्ता होता है। अब प्रति व्यक्ति जो इकाई, व्यक्तिगत इकाई का जब अध्ययन बताया गया है इसमें, वो एक उपभोक्ता, एक उत्पादक को लिया गया है, उनके व्यवहार से संबंधित बातें की गई है। इसका अर्थ है कि सभी उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य का जो व्यवहार कैसा होता है? विवेकशील होता है। और विवेकशील होने के कारण वो क्या करेगा? अपनी जो संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। जो उसकी संतुष्टि कैसे अधिकतम होगी? जैसे कि उपभोक्ता एक व्यक्तिगत इकाई है और उत्पादक एक व्यक्तिगत इकाई है। वो सभी क्या करेंगे? उपभोक्ता क्या करेंगे? दी हुई कीमत पर और दी हुई आय पर अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। और एक उत्पादक है जो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। अब वो लाभ को कैसे अधिकतम करेगा? वो करेगा अधिकतम उत्पादन करके, कि मार्केट में इस वस्तु की कीमत क्या है, उस पर उसको कितना उत्पादन करना है, उत्पादन को अधिकतम करके वो अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है। और जब लाभ अधिकतम होगा तो वो भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से जब सभी उपभोक्ता, बच्चों सभी उपभोक्ता और सभी उत्पादक, सभी उपभोक्ता हैं, सभी उत्पादक हैं, वो क्या करेगा? उपभोक्ता तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा और उत्पादक अधिकतम उत्पादन करेगा। सामान्य मान्यता अथवा स्वयं सिद्ध धारणा
दोनों के आधार पर, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो सामान्य मान्यता, अब यहाँ पे सामान्य मान्यता क्या है कि जो सभी उपभोक्ता कैसे होते हैं, विवेकशील है। तो यहाँ पे बच्चों जो वो क्या करेगा, अपनी दी हुई कीमत पर क्या करेगा वो, और दी हुई आय पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, और उत्पादक क्या करेगा, अधिकतम उत्पादन करेगा। तो सामान्य मान्यता है कि उसकी विवेकशील है और वो किस तरह से उसको खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, ये एक सामान्य मान्यता है। और वो जानते हुए कि हम सभी ये जानते हैं, ये एक स्वयंसिद्ध धारणा है कि वो किस तरह से अपनी दी हुई आय को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो दोनों के आधार पर तर्क देके वो क्या करेगा, निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब मोहन क्या है, एक उपभोक्ता है, और वो भी क्या करेगा, मोहन एक उपभोक्ता होने के लिए वो एक विवेकशील उपभोक्ता है। अब विवेकशील है तो विवेकशील होने के कारण क्या करेगा, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो निगमन विधि के अंतर्गत जो विधि है बच्चों, इसमें सामान्य सत्यों के आधार पर तर्क द्वारा विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है। यहाँ पर सामान्य सत्य जो भी है, उन सत्यों के आधार पर विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है। विशिष्ट सत्य क्या है, सामान्य बात क्या है, सामान्य बात है कि व्यवहार में है कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, और वो किस कारण से करता है, विशिष्ट सत्य के विशेष की ओर पता लगाता है। अब जैसे निगमन जो विधि है बच्चों, उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो गणितीय विधि और दूसरी अगणितीय विधि। तो जो गणितीय विधि है उसका सबसे अधिक जो प्रयोग किसने किया गया है, गणितीय विधि एजवर्थ एवं मील ने सबसे अधिक प्रयोग किया। और जो अगणितीय विधि है उसका प्रयोग किया है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अधिक प्रयोग किया, यानी कि प्राचीन जो अर्थशास्त्री है उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। किसका, निगमन विधि का। और उसके सबसे ज़्यादा समर्थक रहे कौन, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। अगणितीय विधि के सबसे ज़्यादा समर्थक रहे। निगमन विधि द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष है सभी समय स्थानों पर लागू होते हैं। अब देखो, जो निगमन विधि द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जैसे कि उसमें तर्क है सामान्य से विशेष, तो उसमें जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है वो सभी समय पर और सभी स्थानों पर लागू होते हैं। क्यों लागू होते हैं ये, क्योंकि मनुष्य की सामान्य प्रकृति एवं स्वभाव पर आधारित है। क्योंकि मनुष्य की जो सामान्य प्रकृति एवं स्वभाव पर आधारित है कि मनुष्य एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता एक विवेकशील होता है, और विवेकशील होकर वो क्या करता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो निगमन जो विधि है, अब देखिए एक नियम है बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन निगमन प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है ये, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निगमन प्रणाली पर आधारित है। अब और ये एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल है। क्या है, सार्वभौमिक है, जो सभी स्थानों पर सभी जगहों पर कैसा होता है, समान रूप से लागू होता है। क्या, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होता है। जैसे कि निगमन विधि है, निगमन विधि बताएगी कि सभी स्थानों और सभी जगहों पर कैसे समान रूप से लागू होता है। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, देखो ये मैं तुम्हें एक छोटा सा बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या, ये नियम है कि जैसे व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्तिगत इकाई है या व्यक्ति है, ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ का उपभोग करेगा, और जब वो लगातार उस चीज़ का उपभोग करता रहेगा तो उसकी क्या है, यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, वो क्या है, घटती जाएगी। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से कि एक प्यासा व्यक्ति है, अब वो प्यासा व्यक्ति है तो उसको पानी की बहुत आवश्यकता है। पानी को जब वो शुरू में क्या करेगा, 3 गिलास पिएगा, फिर वो 2 पिएगा, फिर 1 पिएगा, तो उसकी जो पानी की पीने की जो क्षमता है वो क्या होगी, घटती जा रही है। उसकी उपयोगिता, पानी की उसकी उपयोगिता जितनी पहले थी, प्यासा था वो शुरू में जब थी उसकी उपयोगिता, तो वो जब 2 गिलास पिएगा फिर 1 गिलास पिएगा, धीरे धीरे उसके लिए उसकी उपयोगिता
कम होती जाएगी, यानी कि उपयोगिता ह्रास होती है, उपयोगिता में धीरे धीरे कमी होती जाती है। तो ये कहलाती है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, सभी समय पर लागू होता है, सभी जगह पर लागू होता है। ये सार्वभौमिक नियम है, सभी स्थान सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है। क्योंकि सभी मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है, सभी मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्य की जो उपयोगिता की जो प्रकृति है वो एक जैसी रहती है कि किसी चीज को लगातार जब उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता कैसी होगी, घटती जाएगी। अब निगमन विधि से जो निष्कर्ष है सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में लागू होते हैं, जो भी आर्थिक प्रणाली उनमें सब में लागू होते हैं। इसके द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, किसके द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, वो सभी आर्थिक प्रणालियों पर लागू होते हैं। अब इसमें देखिए निगमन प्रणाली कैसी होती है, निष्पक्ष होते हैं। इससे निगमन प्रणाली से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, और जहां पर पक्षपात रहित जो सही निष्कर्ष की अधिक आवश्यकता होगी वहां पर इस विधि का ज्यादा से ज्यादा निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है, जहां पर पक्षपात रहित निष्कर्षों की आवश्यकता होती है। पक्षपात रहित निष्कर्ष, क्योंकि ये एक जो इससे निगमन विधि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो कैसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। निगमन विधि एक दूसरा इसमें क्या है, इसको मितव्ययी विधि भी कहा जाए। मितव्ययी यानी कि कम खर्चीली। अब ये कम खर्चीली का मतलब है जैसे कि इसमें इस तरह से खर्च नहीं होता, जैसे आंकड़ों को संग्रहण करना, आंकड़ों को वर्गीकरण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, वो सब इसमें इस पर जो खर्च किया जाता है वो इसके अंदर नहीं किया जाता। तो ये जो विधि है कौन सी, निगमन विधि है, ये मितव्ययी विधि भी कही जाती है और कम खर्चीली विधि है। तो व्यक्तिगत आधार पर इसमें प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत अनुसंधान व खोज के लिए ये विधि श्रेष्ठ है। कौन सी विधि, निगमन विधि। आगमन विधि, दूसरा आगमन विधि क्या है, निगमन विधि आगमन विधि की पूरक है। कैसे, आगमन विधि की भी पूरक है। कौन सी विधि, निगमन विधि। तो कैसे, जो कि आगमन विधि के अंतर, आगमन विधि इसके आगे हम आगमन विधि पढ़ेंगे। तो आगमन विधि में जो प्रयोग किया जाता है, जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो भी प्रयोग आगमन विधि में और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधि क्या हुई, एक दूसरे की पूरक हुई। और इस विधि के अंतर्गत भविष्यवाणी संभव है। जैसे घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। घटनाएं जैसे कि भाई मौसम कैसा रहेगा, या फिर आगे जाके नहीं वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, तो ये सब पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। किसके अंतर्गत, निगमन विधि के अंतर्गत। अब निगमन जो विधि है अत्यंत सरल विधि भी है, क्योंकि ये एक स्वयं सिद्ध मान्यताओं को आधार मानकर विशिष्ट निष्कर्ष निकालती है। मतलब इसका जो तर्क का आधार है वो कैसा है, सामान्य से विशेष। तो सामान्य से विशेष की ओर है बच्चों। तो इस स्वयं सिद्ध मान्यता यानी कि स्वयं विवेकशील होने के कारण, स्वयं क्या है कि ज्ञान के आधार पर और स्वयं सिद्ध मान्यताओं के आधार पर ये सामान्य जो सत्यों से विशेष सत्यों के और विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है। तो आगमन विधि के विपरीत है ये जो निगमन विधि क्या है बच्चों, आगमन विधि के विपरीत है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अब देखिए, अब अगली विधि जो पढ़ेंगे आगमन विधि। तो आगमन विधि निगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि जो निगमन विधि है, निगमन विधि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो वो विधि है जो कि आगमन विधि की पूरक कैसे कही जाती है, क्योंकि जो आगमन विधि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निगमन विधि उनका प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से निगमन विधि के विपरीत है कौन सी विधि, आगमन विधि। तो अगली विधि हम पढ़ेंगे बच्चों आगमन विधि, है ना। अब आगमन जो विधि है उसका जो क्रम है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब विशेष से सामान्य की ओर, ये इसका क्रम है। और इसके जो आगमन विधि के, ये तो क्या हो गया, तर्क हो गया, और इसका उपकरण ये इसकी दिशा हो गया। मतलब ये तो इसकी बच्चों क्या हो गई, दिशा हो गई, है ना।
और दूसरी इसका जो उपकरण है वो कैसा है, समांक है, आंकड़े हैं, ये इसका उपकरण है। उपकरण क्या है हो गया बच्चों, इसमें समांक और आंकड़े, ये सब भी इसके क्या हो गए, उपकरण, किसके, आगमन विधि के। तो आगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के सामान्य नियमों किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार में खोजते हैं। कैसे खोजते हैं कि विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार में खोजते हैं। विशेष व्यक्तिगत इकाई वही आ गया यहाँ पे, विशेष यानी व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, उसका जो आर्थिक व्यवहार क्या है, आर्थिक व्यवहार क्या है, यानी कि वो किस तरह से खरीद कर अपनी दी हुई इनकम पर, दी हुई आय पर खर्च करके, दी हुई कीमत पर किस तरह से वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो समांक आंकड़े हैं, समांक हैं, वह सांख्यिकी जो विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। वास्तविक जगत की जो घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन, जो वास्तविक जगत है, तो वास्तविक जगत में जो भी घटनाएं घटित होती है, कौन सी घटना, आर्थिक घटनाएं। वास्तविक जगत में जो भी घटनाएं घटित होती है, कौन सी, आर्थिक घटनाएं से संबंधित तथ्यों का संकलन करना, जैसे कि बेरोजगारी कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, इसके अंतर्गत जो भी हमें आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, उन आंकड़ों का संकलन करना, वर्गीकरण करना और विश्लेषण के आधार पर क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। किसके अंतर्गत, आगमन विधि के अंतर्गत। इसमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता के अधिक निकट एवं विश्वसनीय होती है, क्योंकि आंकड़ों का एकत्रित करना और उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, उनके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होता है, विश्वसनीय होता है, एकदम सही होता है। अब जैसे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है। अब आगमन विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें, आगमन विधि का जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पर एक माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, उसके अंतर्गत। अब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताता है जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि। किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती है, किस दर से होती है, और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि किस दर से होती है, दोनों में संबंध को व्यक्त करती है। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। अब जनसंख्या माल्थस के नियम के अनुसार जनसंख्या दुगनी रफ्तार से और ज्यामितीय दर से बढ़ती है, यानी कि 1, 2 इस दर से बढ़ती है। लेकिन खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है वो अंक गणितीय दर, यानी कि सामान्य गतिज 1, 2, 3, 4, 5 इस दर से बढ़ती है और दोनों के बीच में संबंध को बताती है। तो इसी तरह से जो आगमन विधि का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया, किसमें, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत में, तो यहाँ से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और फिर इसका जैसे भी संबंध है वो बताया गया है कि किस दर से इसमें वृद्धि होती है, कैसे जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि किस तरह से हो रही है। अब व्यक्तिगत आर्थिक घटनाओं के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत जो आर्थिक घटना है, कारण और परिणाम दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो व्यक्तिगत आर्थिक घटनाएं, जैसे कारण क्या है, उस व्यक्तिगत आर्थिक घटना जो भी घटित हो रही है, व्यक्तिगत यानी कि जैसे कोई भी उपभोक्ता है वो वस्तु खरीदेगा और वस्तु खरीद के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। किस कारण से, अब वो किस कारण से वस्तु को ज़्यादा खरीदी जा रही है, कम खरीदी जा रही है, उसका परिणाम क्या निकलता है, ये सब है, वो सबको उन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित किया गया है। अब जैसे उदाहरण है, किसी वस्तु का मूल्य गिरने पर, कोई भी वस्तु है बच्चों, जब उसका, अब यह कारण और ये जो कारण है और परिणाम है, ये उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कारण है कि वस्तु की मूल्य, कोई भी जो वस्तु है उसका मूल्य जब गिरेगा तो 20 व्यक्ति अधिक खरीदते हैं। वो तो सामान्य सी नॉर्मल बात है कि जब हम कोई भी वस्तु है, वस्तु की सस्ती दिखेगी तो उसमें पहले जहाँ 10 खरीदते थे अब कैसे करेंगे, 20 खरीदेंगे, और गिर गई कीमत तो उसमें जहाँ 20 की बजाय 30 खरीदने के लिए तैयार है। तो उसमें एक कारण है। कारण क्या है उसमें बच्चों, उसमें कारण है कीमत, और ये तो डिमांड है। कीमत जैसे ही घटी, कीमत जैसे घटी तो मांग बढ़ गई। ये एरो बता रहा है कि कीमत जैसे घटती है और मांग बढ़ जाती है।
तो जैसे कीमत, यहाँ उदाहरण एक देखो, संख्यात्मक उदाहरण दिया गया। कीमत जब 5 थी तो मांग कितनी है, 10 है। कीमत बढ़कर 5 से 10 हो जाती है तो मांग 10 से 5 हो गई। तो ये किस कारण से हुआ? तो व्यक्तिगत जो आर्थिक घटनाओं का जो आधार है वो क्या है, कारण और परिणामों के बीच में संबंध को व्यक्त करती है। तो इसमें कारण, यह कारण विशेष, देखो विशेष है, इसके अंतर वस्तु की कीमत, और सामान्य है वस्तु की मांग। अब विशेष यह एक कारण है, जब वस्तु की कीमत घटी यानी कि 5 से 10 हो गई, तो ये तो क्या हो गई बच्चों, वस्तु की कीमत घटी, ये एक कारण है ना। और सामान्य वस्तु की मांग बढ़ी 10 से, मांग कितनी होगी, कीमत बढ़ जाने पर मांग घटी और कीमत घटने पर मांग बढ़ी। तो इस प्रकार से वस्तु की मांग बढ़ती है और कीमत घटती है। तो किसके कारण मांग बढ़ी, वो एक परिणाम है। अब यह विशेष हो गया कारण और सामान्य हो गया परिणाम, यानी कि दोनों के बीच में ये क्या कर रहे हैं, संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। अब यह तर्क का क्रम क्या है, विशेष से सामान्य, विशेष से क्या है बच्चों, सामान्य। अब विशेष तो हो गया यहाँ कीमत घटना, और कीमत घटने के कारण परिणाम क्या निकलता है, मांग बढ़ना। अब आगमन विधि के जो प्रकार हैं, जैसे निगमन विधि को भी 2 भागों में बांटा गया था, और इसी तरह से आगमन विधि को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रायोगिक आगमन विधि और दूसरी है सांख्यिकी आगमन विधि। तो प्रायोगिक जो आगमन विधि है वो उसका प्रयोग है बहुत ही सीमित क्षेत्र में, सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान में नियंत्रित प्रयोगों का बहुत ही कम क्षेत्र उपलब्ध है, और सीमित मात्रा में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रायोगिक आगमन विधि। और सांख्यिकी आगमन विधि का जो व्यक्तिगत जो आर्थिक घटनाएं हैं, उनमें आर्थिक घटनाओं में के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़े एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, सांख्यिकी उपकरणों एवं सामान्य निष्कर्षों तो निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आंकड़े एकत्रित करना, वर्गीकरण करना, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका जो भी उपकरण है, आंकड़े उपकरण, उनका प्रयोग करके, सांख्यिकी जो उपकरणों का प्रयोग करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का, सांख्यिकी आगमन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आगमन जो विधि है बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं आगमन विधि, इसको कई नामों से भी जाना जाता है। आगमन विधि को कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसमें एक तो है ऐतिहासिक विधि, वास्तविक विधि, सांख्यिकी प्रणाली और अनुभव सिद्ध विधि। तो ये जो सभी विधि है, इन नामों से कौन सी विधि को जाना जाता है, आगमन विधि को। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक विधि। और दूसरी वास्तविक तथ्य पर आधारित होने के कारण इसको वास्तविक विधि के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित होने के कारण इसको सांख्यिकी प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और अनुभव द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसको अनुभव सिद्ध विधि के नाम से जाना जाता है। तो इन नामों से भी किस विधि को जाना जाता है, आगमन विधि को। समष्टि अर्थशास्त्र, अब समष्टि अर्थशास्त्र हमने कैसा है, आप वो वीडियो है ना पीछे की बच्चों, उनको लगातार देखते रहिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ जाए। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र हम इसके प्रकृति एवं क्षेत्र में पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट के अंतर्गत, है ना, उसको देखना। समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो जब इसमें आर्थिक विश्लेषण में किसका अधिक प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आगमन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब जैसे राष्ट्रीय आय, ये किसका भाग है, समष्टि अर्थशास्त्र का। उपभोग है, बचत है, विनियोग है, इन सब के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन आंकड़ों को, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उन आंकड़ों को क्या करते हैं बच्चों, वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उस पर
वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए और अच्छे परिणाम जो भी निष्कर्ष निकल गए, मान लो हमें आवश्यकता है राष्ट्रीय आय को परिवर्तन बढ़ाने की या रोजगार को बढ़ाने की, तो इस प्रकार से जो भी उसकी नीतियों को, आर्थिक नीतियों में हम संशोधन के लिए सुझाव दे सकते हैं। अब निगमन विधि और आगमन विधि, ये दोनों जो विधि है बच्चों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है, आवश्यक समझा जाता है। दोनों ही पार्ट है, दोनों विधि है अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विधि है, और दोनों विधि कैसी है, पूरक विधि है, एक दूसरे के पूरक विधि है। इसलिए देखिए बच्चों, जो आपको ये निगमन विधि और आगमन विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। और पिछली वीडियो आप लगातार देखते रहिए, और इससे जो अगला जो हमारा पार्ट है, पार्ट 6 भी हम जल्दी से जल्दी देंगे। धन्यवाद।